अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ। आज के लेक्चर में हम बेसिकली जो है वो सबसे पहले शॉर्टेस्ट पाथ वेरिएंट्स की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो डायरेक्शनल एल्गोरिथम की बात करेंगे कि डायरेक्शनल एल्गोरिथम काम कैसे करता है और फिर उसका सूडो कोड देखेंगे। तो ये तीन चीज़ें जो है वो आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा मैं। इसके अलावा जितनी भी स्लाइड्स हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और होपफुली आपको समझ में आ जाएगी। अगर कोई पॉइंट जो है वो आपको समझ में ना आए तो उसके बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ के टॉपिक से। रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम हम डेली फेस करते हैं कि हमें दो लोकेशंस गिवन होती हैं। एक लोकेशन वो जहाँ से हमने सफ़र का आगाज़ करना होता है और दूसरी लोकेशन वो जहाँ पे हमने पहुँचना होता है। और हम ये चाहते हैं कि हम सोर्स लोकेशन से डेस्टिनेशन लोकेशन तक जो है वो शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करते हुए कम से कम टाइम में पहुंच जाए, ताकि हमारा जो टाइम है उसकी भी बचत हो और इसके अलावा जो है जो ट्रैवल कास्ट हमने बेयर करनी है वो भी कम से कम करनी पड़े। इस ज़िम्मे में मैं ये बात बता दूं कि यहाँ पे जो मैं बातें कर रहा हूँ वो जेनेरिक है। बाकी स्लाइड्स पे जो मटेरियल है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और होपफुली आपको समझ में आता जाएगा। जो भी चीज़ जहाँ समझ में ना आए तो वो आप पूछ सकते हैं। तो एक गिवन ग्राफ में से शॉर्टेस्ट पाथ जो है मालूम करना होगा। तो अगर तो सोर्स वर्टेक्स u से डेस्टिनेशन वर्टेक्स v तक कोई पाथ एग्जिस्ट करता है, देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि एक से ज़्यादा पाथ एग्जिस्ट करते होंगे। तो आपने उनमें से वो पाथ चूज करना है जिसके एज वेट्स को अगर हम सम करें तो वो मिनिमम तरीन आए। तो इसी चीज़ को फॉर्मली यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। डेल्टा यू का वी जो है वो बेसिकली शॉर्टेस्ट टू शॉर्टेस्ट पाथ को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें से पहला केस हमें यही बता रहा है कि अगर यू से भी यानी सोर्स वर्टेक्स से डेस्टिनेशन वर्टेक्स पाथ एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसा पाथ जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ कहलाएगा जिसके एज वेट्स का सम जो है वो मिनिमम होगा। और अगर पाथ ही एग्जिस्ट नहीं करता तो ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीन्स यहाँ पे उसको हमने इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट किया। ये तो थी एक फॉर्मल डेफिनेशन। अब शॉर्टेस्ट पाथ की डिफरेंट वेरिएशन देख लेते हैं कि डेली लाइफ में जो हम शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो परस्यू करते हैं उसकी कितनी डिफरेंट वेरिएशन हो सकती है, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वेरिएंट्स डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें जो इस स्लाइड पे दी हुई हैं ये ऑलरेडी भी हमने डिस्कस की थी। और यहाँ पे इसको एक दफ़ा फिर पढ़ लीजिए। इससे आपको ग्राफ की अफादियत का पता चलेगा। दूसरा ये है कि बेसिकली जो एज वेट्स होते हैं उनको हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं उस बारे में मज़ीद मालूमात मिलेगी। जी, तो अब बात करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ वेरिएंट्स की। डेली लाइफ में जो डिफरेंट किस्म के शॉर्टेस्ट पाथ आपको परस्यू करने होते हैं उनमें से एक वेरिएंट जो है वो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है कि आपके पास जो है वो सोर्स लोकेशन जहाँ से आपने सफ़र का आगाज़ करना है वो एक ही है और आप के पास जो है डेस्टिनेशन जो है वो एक से ज़्यादा है। तो अब आपने तमाम डेस्टिनेशन तक जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो मालूम करना है। तो इस वेरिएंट को बेसिकली जो है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ वेरिएंट कहते हैं या इस प्रॉब्लम को सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम कहते हैं।
अब सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ वेरिएंट के हवाले से अगर आप मुझे एग्जांपल कोट करने को कहेंगे तो इसमें बेस्ट एग्जांपल जो है वो ये बनती है कि जैसे हज की तकमील के बाद डिफरेंट कंट्रीज़ की जो एयरलाइंस हैं वो हुज्जाज कराम को एक ही जगह से यानी एक ही सोर्स से दैट इज़ हज मुक़द्दस वहाँ से डिफरेंट कंट्रीज़ जो है वो लेके जाती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सोर्स क्या है, एक ही हज मुक़द्दस और डेस्टिनेशन क्या है, वो डिफरेंट कंट्रीज़ जहाँ पे हुज्जाज कराम ने वापस पहुँचना है। ठीक है, तो ये बेस्ट पॉसिबल जो है वो एग्जांपल है जो कि कोट की जा सकती है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ वेरिएंट के लिए। इसी तरह से मिलती जुलती एग्जांपल्स आप जो है वो कोट कर सकते हैं। जी, तो अब बात करते हैं दूसरे वेरिएंट की, दैट इज सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ। इसका मतलब ये है कि ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का उलट सिनेरियो है कि आपके पास जो है सोर्स जो है वो डिफरेंट है, यानी आपने जहाँ से सफ़र का आगाज़ करना है वो डिफरेंट लोकेशंस हैं, एक से ज़्यादा लोकेशंस हैं, और आपने जिस जगह पे पहुँचना है वो एक ही डेस्टिनेशन है। तो अगर हम जो है पहले सिनेरियो को जो कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है उसको उलट कर लें तो सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो सिनेरियो बनता है। और इसमें अगर वही एग्जांपल जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करें तो बेसिकली देखें, जब हज के लिए डिफरेंट कंट्रीज से एयरलाइंस जो है वो हज मुक़द्दस पहुंचती हैं तो अब उनके सोर्सेज जो है वो एक से ज़्यादा होते हैं, जबकि उन सब की जो मंजिल होती है वो एक ही होती है, हज मुक़द्दस। ठीक है, ओके, आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये वेरिएंट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब जो एल्गोरिदम हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाएंगे वही एल्गोरिदम जो है वो हम सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ को सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेम एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं। फ़र्क ये होगा कि सिर्फ आपको सबसे पहले जो है वो इसे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में या वेरिएंट में ढालने के लिए इसके जो एजेस हैं उनकी डायरेक्शन को जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा। तो इससे आपके पास जो है वो सेम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम ही आ जाएगा। फिर बड़ी आसानी से जो है वो आप सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम या वेरिएंट के लिए बनाए गए एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए इस वेरिएंट के लिए भी सॉल्यूशन जो है वो निकाल लेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि एफिशिएंसी भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। जी, तो अब बात करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ के तीसरे वेरिएंट के लिए जो कि है सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। और आपको मैं बताता चलूँ कि जो मोस्ट कॉमन वेरिएंट हम इंटरप्रेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, दैट इज़ सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। इसमें ये है कि आपके पास जो है वो पेयर ऑफ वर्टिसेस होते हैं, मतलब ये है कि आपको एक लोकेशन का पता है जहाँ से आपने सफ़र का आगाज़ करना है और एक ही डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपने सफ़र का इख्तिताम करना है। तो उन दोनों के दरमियान जो है वो आपको शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो मालूम करना होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप गूगल मैप के ऊपर बड़ा फ्रीक्वेंटली जो है वो करते रहते हैं। तो अगर इसके लिए भी वही जो है वो रेमेडी है कि अगर आप जो है वो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम के लिए कोई ऐसा एल्गोरिदम जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं जो कि एफिशिएंट काम करता है, तो वही सेम एल्गोरिदम जो है वो सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।
सबसे आखिरी वेरिएंट की, दैट इज फोर्थ वेरिएंट ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। कि आपके पास एक गिवन ग्राफ है, उसमें डिफरेंट वर्टिसेस है, आपने तमाम पेयर ऑफ वर्टिसेस के दरमियान जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ मालूम करना है। ठीक है। अब इस बारे में मैं बताता चलूं कि जो हमने बात की थी पहले तीनों वेरिएंट के लिए, सिंगल सोर्स, सिंगल डेस्टिनेशन और सिंगल पेयर के लिए, कि अगर हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एल्गोरिथम बना लेते हैं, तो उसी एल्गोरिथम को हम सेम एफिशिएंसी के साथ जो है वो सेकंड वेरिएंट यानी सिंगल डेस्टिनेशन और थर्ड वेरिएंट यानी सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वही सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला एल्गोरिथम जो है वो हम यहाँ पे ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? द आंसर इज यस। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे उस एल्गोरिथम की एफिशिएंसी वो नहीं रहेगी, बल्कि एफिशिएंसी कंप्रोमाइज हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि इसको भी एफिशिएंट तरीके से सॉल्व किया जाए। तो अगर इस वेरिएंट को आपने एफिशिएंट तरीके से सॉल्व करना है, तो ऑब्वियसली आपको कोई दूसरा एल्गोरिथम जो है वो, जो स्पेसिफिक एल्गोरिथम होगा वो देखना पड़ेगा। अब इस बारे में मैं चीज़ों को रैप अप करता चलूँ। देखिए, हमने टोटल 4 वेरिएंट्स पढ़े शॉर्टेस्ट पाथ के, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ और सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। तो मैंने पहले भी बात की कि अगर सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आप कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन कर लेते हैं, तो सेम एल्गोरिथम जो है वो सेम एफिशिएंसी के साथ पहले 3 वेरिएंट्स के लिए जो है वो बड़ी आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे वेरिएंट के लिए भी आप जो है वो सेम एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चौथे वेरिएंट में एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी है दैट विल बी कंप्रोमाइज। तो अब हम ये चाहते हैं कि भाई हम इसके लिए भी सेम एफिशिएंसी जो है वो अचीव करें, तो उसके लिए फिर हमें स्पेसिफिक एल्गोरिथम जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हम आगे एल्गोरिथम पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट पाथ, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए जो सबसे पहला एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे दैट विल बी डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम। ठीक है। अब डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली ग्रेडी अप्रोच को फॉलो करता है, लेकिन इसमें ये खामी ये है कि ये नेगेटिव एज वेट्स को डील नहीं करता। अगर ग्राफ में कोई नेगेटिव एज वेट्स हैं तो उसको डील नहीं करता। ठीक है। और ये पहले तीनों वेरिएंट्स के लिए एप्लीकेबल है सेम एफिशिएंसी के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जो इसमें खामी है डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम के अंदर के ये नेगेटिव एडवर्ड्स को डील नहीं करता, तो फिर इसके लिए क्या कोई अल्टरनेट है? यस, अल्टरनेट है, दैट इज बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम भी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और पहले तीनों वेरिएंट के लिए सेम एफिशिएंसी के साथ जो है वो एप्लीकेबल है, ऑल्दो कि ये डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम के मुकाबले में स्लो है। ठीक है। अब बात आती है चौथे वेरिएंट की कि क्या चौथा वेरिएंट जो है वो हम इन दोनों एल्गोरिथम से सॉल्व कर सकते हैं? यस, इन दोनों एल्गोरिथम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वही कि एफिशिएंसी कंप्रोमाइज होगी। तो इसके लिए हम जो है चौथे वेरिएंट के लिए हम स्पेसिफिक एल्गोरिथम जो है वो इस्तेमाल करेंगे, दैट विल बी फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम। तो इन तीनों एल्गोरिथम्स को अब हम बारी बारी स्टडी करेंगे। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से ये ग्राफ से हमें शॉर्टेस्ट पाथ जो है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ वेरिएंस जो है वो डिराइव करके देता है। ठीक है। यहाँ वही चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि डायरेक्शनल एल्गोरिथम जो है वो ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करता है और ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, और बेसिकली ये वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन इसमें जो एज वेट्स होते हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं। ठीक है। यहाँ इस स्लाइड में जो सिनारियो दिखाया गया है वो ये बेसिकली दिखाया गया है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी और रियल लाइफ में
ग्राफ्स के अंदर जो है वो नेगेटिव एज वेट्स होते हैं, ठीक है। और नेगेटिव एज वेट्स का इस्तेमाल करना कोई जो है वो नेगेटिव एज वेट्स का इस्तेमाल जो है वो कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन जो भी आपने ग्राफ कंसीडर करना है, अगरचे डायरेक्शनल एल्गोरिथम तो इसको सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन बेलमैन फोर्ड जब हम अप्लाई करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि नेगेटिव एज वेट्स होंगे। लेकिन फिर भी उस एल्गोरिथम को भी जो ग्राफ एज एन इनपुट आप देंगे उसमें आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगरचे जो है वो नेगेटिव एज वेट्स तो हों, लेकिन नेगेटिव एज वेट्स को कोई साइकिल ना मारना हो। क्योंकि अगर आप जो है वो हर दफ़ा ये जो है वो साइकिल में एक चक्कर लगाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि यार इस तरफ जाने से मुझे जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा। जैसे कि इस एग्जांपल में आप बड़ी आसानी से जो है वो ये चीज़ परसीव कर सकते हैं। ऐसे आप सफ़र का आगाज़ करें, आप अगले नोड पे आए, 5 रीड करके या 5 की कास्ट जो है वो बेयर करके यहाँ से आप जो है वो ऊपर की तरफ गए और यहाँ पे आपकी टोटल कास्ट कितनी होगी, 5 प्लस 2 7। अब 7 से फिर आप जो है वो राइट साइड वाले नीचे नोड की तरफ गए तो आपके 7 माइनस 8 कास्ट कितनी हो गई, -1, ठीक है। अब हम बजाय ये कि टी की तरफ जाने के हम जो है वो एक और चक्कर लगाते हैं और हम जो है वो अ, नीचे वाले नोड की तरफ मूव करते हैं। तो -1 और +1 कितना हो गया, 0। फिर हम उससे आगे लेफ्ट साइड वाले नोड की तरफ ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 4। तो टोटल कास्ट कितनी होगी, 4। अब उसके बाद फिर राइट साइड वाले ऊपर वाले नोड की तरफ हम मूव करते हैं तो 4 प्लस 2 6, ठीक है। अब ये एक सर्कल हमने जब किया था तो उस वक्त क्या थी वैल्यू, -1। अब देखिए दूसरे सर्कल में जा रहे हैं तो अब हम दूसरा सर्कल जैसे ही -8 पे पहुंचेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जितने सर्कल हम इस में घूमते जाएंगे उतना ही आगे शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो आता जाएगा। अगरचे ये जो है वो एक शराब की तरह की सी कैफियत क्रिएट कर रहा है, जो कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, ठीक है। जैसे शराब के अंदर जो है वो आपको दूर से लगता है कि दूर सड़क पे जो है वो आग लगी है, लेकिन वो आग एक्चुअली होती नहीं है, वो नज़र का धोखा होता है। तो यहाँ पे भी बेसिकली जो है वो जितनी दफ़ा आप इस सर्कल में हाइड्रेट करेंगे उतनी दफ़ा आपको शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो मिलेगा। तो आपने बेसिकली जो है वो कोशिश ये करनी है कि वो ग्राफ एज एन इनपुट लेंगे जिसमें जो है वो नेगेटिव एज वेट्स तो हो, उसके लिए तो हमारे पास एल्गोरिथम मौजूद है बेलमैन फोर्ड, लेकिन उसमें नेगेटिव एज वेट साइकिल मौजूद ना हो, नहीं तो फिर जो है वो मामला गड़बड़ हो जाएगा और आप भी इसी तरह बफर में फंस के जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ तक नहीं पहुंच सकेंगे। वो डायरेक्शनल एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है उसकी सारी तमहीद बांधी जा रही है। ये तमहीद मैं इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, मैं टू द पॉइंट बात करूँगा। ये तमहीद जो है वो आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और सादा है, आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि डायरेक्शनल एल्गोरिथम जो है वो वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर काम करता है, ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करता है और नॉन नेगेटिव एज वेट्स को डील करता है। मतलब ग्राफ में नेगेटिव एज वेट्स जो है वो होंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैं हाईलाइट करता चलूँ डायरेक्शनल एल्गोरिथम के हवाले से कि डायरेक्शनल एल्गोरिथम काम कैसे करता है। इसकी बेसिकली नेचर क्या होती है कि ये रिपीटेडली जो है वो रिलैक्सेशन प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करता है और सोर्स से डेस्टिनेशन तक एलिमेंट्स को जो है वो रिलैक्स करता है। ये रिलैक्सेशन प्रोसीजर जो है वो काम कैसे करता है ये ज़रा आप समझ लें तो आपको पूरा का पूरा एल्गोरिथम जो है वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपके सामने जो एनालॉजी रखी जाएगी, एक ग्राफ लेके उसके ऊपर मैं आपको रिलैक्सेशन प्रोसीजर जो है वो समझाऊंगा और उसके बाद जो है वो फिर मैं आपको जो है वो एल्गोरिथम पे ले जाऊंगा। एक ग्राफ सामने रखेंगे और उस ग्राफ के ऊपर जो है वो हम जो है वो ये डायरेक्ट एल्गोरिथम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलैक्सेशन प्रोसीजर जो है वो एल्गोरिथम के अंदर डायरेक्ट एल्गोरिथम के अंदर कैसे काम करता है। अगर ये स्टेप आपको समझ में आ गया तो होपफुली फिर आपके लिए एल्गोरिथम की कार्रवाई समझना मुश्किल नहीं होगी। लेकिन एक बात याद रखिए
कि ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये एक डायग्राम है। इसमें मैं आपको जो है आगे स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसमें जो चेंजेस करनी है वो ज़बानी बताऊंगा। आप कोशिश कीजिए कि अपने पास एक पीस ऑफ पेपर रखिए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाएंगे तो इंशाल्लाह जो है वो रिलैक्सेशन प्रोसीजर आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपके पास गिवन ग्राफ है। उस गिवन ग्राफ में आपके पास यहाँ पे 4 वर्टिसेस जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसमें जो सोर्स वर्टेक्स है वो एस से रिप्रेजेंट किया गया है और जो डेस्टिनेशन वर्टेक्स है वो वी से रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के 2 रास्ते हैं, ठीक है। अब आप ये समझ लें कि सबसे पहले आपके पास जो ग्राफ है इसमें जो नोड्स हैं उनको लेबल किया गया है। ये लेबल यही हैं जो एस, वी, टी और यू, ठीक है। और इसके अलावा इनके एज वेट्स हैं, यानी 10, 2, 2 और 2, ठीक है। एस से टी एज वेट क्या है 2, टी से यू एज वेट क्या है 2 और यू से वी एज वेट क्या है 2। और इसी तरह एस से टी जो है, एस से वी जो है वो एज वेट क्या है 10 है, ठीक है। सबसे पहले ये आप फिगर माइंड में रखेंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अगली फिगर आप बनाएंगे। एक पेंसिल ले लें और पेपर के ऊपर जो है वो दोबारा से यही फिगर जो है वो ड्रा करें। अब आपने करना क्या है कि लेबल्स को आपने बाहर निकाल लेना है। यानी ये जो एस वाला नोड है इसमें जो एस लिखा हुआ है इसको निकाल के आप इस नोड के साथ बाहर लिख लें, लेकिन जो नोड है वो खाली कर लें। नोड के अंदर लिखें 0, ठीक है। और बाकियों के लिए भी, बाकी नोड्स के लिए भी आपने ऐसे करना है कि बाकी जितने भी लेटर्स नज़र आ रहे हैं आपको हर एक नोड के अंदर, वो आपने निकाल के बाहर लिख लेने हैं, ठीक है। और इनके अंदर आपने इन्फिनिटी लिखना है, ठीक है। अब मेरी बात दोबारा से सुन लें कि एस नोड जहाँ से आपने स्टार्ट करना है वहाँ आपने सिंबल को बाहर निकालना है और उसकी जगह 0 रिप्लेस करना है, ठीक है। और बाकी जो 3 नोड है टी, यू और वी, उनके सिंबल्स को आप बाहर निकाल के लिख लेंगे, लेकिन उनके जगह वहाँ पे 0 रिप्लेस नहीं करना बल्कि इन्फिनिटी रिप्लेस करना है, ठीक है। अब ये बेसिकली 0 और इन्फिनिटी क्या है, ये बेसिकली एस्टिमेटेड डिस्टेंस है। जहाँ से हम सफ़र का आगाज़ करेंगे वहाँ तो अभी तक हमने कोई सफ़र तय ही नहीं ना किया, इसलिए सोर्स वर्टेक्स जो है उसकी एस्टिमेटेड डिस्टेंस को मैं क्या लिखूंगा 0। और बाकियों के एस्टिमेटेड डिस्टेंस को स्टार्ट में मैं कोई बहुत बड़ी वैल्यू के तौर पे लूँगा और यहाँ हमारे पास अमूमन जो हम इमेजिनरी वैल्यू लेते हैं दैट इज इन्फिनिटी। तो बाकियों के लिए मैं इनिशियलाइज क्या करूँगा स्टार्ट में, हाँ जी बिल्कुल इन्फिनिटी। अब आपने इसी तरह की एक और डायग्राम बनानी है, ठीक है, या ग्राफ बनाना है सॉरी। और उसके अंदर सबसे पहले जो सोर्स वर्टेक्स है जहाँ से आप आगाज कर रहे हैं उसके आउट गोइंग एजेस को देखना है। आउट गोइंग एजेस कितने हैं, 2। यानी वहां से जो एरो निकल रहे हैं वो कितने हैं, एक एरो जो है वहाँ एस से निकल के, अब भी फिगर आपने या डायग्राम सॉरी ग्राफ जो है वो वैसे ही बनाना है कि सोर्स वर्टेक्स में जो है वो 0 लिखा हुआ है, उसके बाहर आपने लेटर जो है वो एस डाला है और बाकी नोड्स को आपने जो है वो वैसे ही जैसे पिछले स्टेप पे मैंने बताया था आपने सिंबल बाहर कर देना है और बीच में इन्फिनिटी कर देना है। लेकिन ये जो टी और वी है क्योंकि ये आउट गोइंग एजेस को मिलने वाले नोड्स हैं तो इनको आपने अभी पहले स्टेप पे खाली रखना है और नेक्स्ट स्टेप पे खाली रखना है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ जी, तो सबसे पहले इन मैंने ये कहा था कि आउट गोइंग एजेस को देखना है 2 हैं जी। तो अगर हम सोर्स वर्टेक्स से टी की तरफ जाएं तो एज वेट कितना है 2। तो अब 0 प्लस 2 कितना बना 2। तो अब हमने जो टी के नोड में पहले इन्फिनिटी लिखा था यहाँ पे चेक करेंगे क्या 2 इज लेस देन इन्फिनिटी, यस लेस देन इन्फिनिटी। तो आप रिलैक्स कर देंगे और इसका जो प्रीडिसेसर है वो आप जो है एस को कह देंगे। यानी हम जो है इस नोड को हमने रिलैक्स किस तरह से किया, हमने एस की तरफ से किया। और इसी तरह जो वी नोड है उसको भी इसी तरह से आप देखें सोर्स नोड जो है वहां पे हमारे पास वैल्यू क्या पड़ी हुई है 0 और एज वेट की वैल्यू एस से वी की दरमियान क्या है 10। तो 0 प्लस 10 क्या बनेगा 10। तो
अब पहले क्या था, v में पड़ा हुआ इन्फिनिटी, क्या 10 इज लेस देन इन्फिनिटी? यस। अगर लेस होगा तो आप रिलैक्स कर देंगे, अगर लेस नहीं होगा तो आप रिलैक्स नहीं करेंगे, और इसका प्रीडिसेसर भी आप s को बना देंगे। तो ये दो एजेस जो है वो हमने बेसिकली जो है रिलैक्स किए, और उसके अगेंस्ट जो है वो दो नोड्स की वैल्यू जो पहले इन्फिनिटी इन्फिनिटी थी यानी t और v, वो अब बिलतरतीब जो है वो 2 और 10 हो गई है। ठीक है, तो इससे बाद दोबारा एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये अभी मैं ज़बानी बता रहा हूँ, आप कहेंगे अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको ये नेक्स्ट टाइम जो है वो बाकायदा एक पेज पे बना के वहाँ पे समझा दूंगा कि ये रिलैक्सेशन प्रोसीजर जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है अब आपने अगला स्टेप ये करना है कि आपका जो सोर्स वर्टेक्स है वो तो प्रोसेस हो गया, उससे जितने भी आपके पास जो है वो आउटगोइंग एजेस थे वो सारे आपने प्रोसेस कर लिए, तो सोर्स वर्टेक्स को प्रोसेस नोड जो है वो कंसिडर कर लेंगे, और अब आप जो है वो देखेंगे कि ये बाकी मानदा जो 3 वर्टिसेस है उनमें से कौन सा वर्टेक्स है जिसकी एस्टिमेटेड डिस्टेंस जो है वो सबसे कम है। तो अगर यहाँ पे देखें तो जो t है उसका एस्टिमेटेड डिस्टेंस है 2, u का एस्टिमेटेड डिस्टेंस है इन्फिनिटी, और v का एस्टिमेटेड डिस्टेंस है 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटा एस्टिमेटेड डिस्टेंस कौन सा होगा जी? 2। अब आपके जहन में बात समझ में आ रही होगी कि हमने एस से क्यों स्टार्ट किया था, बाकी किसी और नोड से स्टार्ट क्यों नहीं किया। इसलिए कि स्टार्ट में सोर्स नोड की जो एस्टिमेटेड डिस्टेंस था वो 0 था, उसको 0 से हमने इनिशियलाइज किया, और बाकियों को इन्फिनिटी से, तो इसलिए वहां से हमने आगाज किया था। तो यहाँ पे आपको ग्रेडीनेस जो है वो समझ में आ गई होगी। अब आप जो है वो टी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसका एस्टिमेटेड डिस्टेंस सबसे कम है, तो टी से आउट गोइंग एजेस कितने हैं? एक ही है भाई, वो यू की तरफ जा रहा है, तो 2 एस्टिमेटेड डिस्टेंस है टी का, और एज ऑफ द वेट ऑफ द एज बिटवीन टी एंड यू वो क्या है 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो पहले क्या पड़ा हुआ है यू के अंदर, उसका एस्टिमेटेड डिस्टेंस क्या पड़ा हुआ है इन्फिनिटी, तो अब क्या 4 इज लेस देन इन्फिनिटी? यस, तो ये भी रिलैक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास यू के जो एस्टिमेटेड डिस्टेंस है वो अब इन्फिनिटी की बजाय आप 4 लिख देंगे नोड के अंदर। ठीक है जी, होपफुली ये भी आपको बात समझ में आ गई। अब हमने दो नोड जो है वो प्रोसेस कर लिए। अब उसके बाद देखें तो आपने दोबारा से चेक करना है कि जो दो बाकी नोड रह गए हैं दैट इज यू एंड वी, उनके एस्टिमेटेड डिस्टेंस जो है और किसका एस्टिमेटेड डिस्टेंस छोटा है। यू का एस्टिमेटेड डिस्टेंस 4 है, और 10 का एस्टिमेटेड और वी का एस्टिमेटेड डिस्टेंस 10 है। तो अब इसमें आप यू से लेंगे, यू से आगे रिलैक्स करेंगे, यू के आउट गोइंग एजेस कितने हैं? एक ही है, और वो वी की तरफ जा रहा है। यहाँ से देखें तो आपको 4 + 2 जो है यानी 4 इज द एस्टिमेटेड डिस्टेंस ऑफ यू एंड 2 इज द वेट ऑफ द एज बिटवीन यू एंड वी, वो कितना बन गया 4 + 2 6, दैट इज लेस देन 10। यस, लेस देन 10। तो अब रिलैक्स करेंगे तो 10 की बजाय हम अब वैल्यू जो है वो अपडेट कर देंगे, और वो क्या होगी, वो होगी जी 6। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो 10 लिखा हुआ है, ये तो एक स्टिल इमेज आपको ली थी समझाने के लिए, और इसमें पहला स्टेप जो है वो सिर्फ किया हुआ था। ठीक है, तो अब हमने ये देखा रिलैक्सेशन, रिपीटेड रिलैक्सेशन प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करके कि एस से बी जो है वो जाने के दो रास्ते थे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट वाया टी एंड यू। और हमने देखा कि अगर हम वाया टी एंड यू जाएं तो हमें डिस्टेंस कम से कम तय करना पड़ता है जो कि 6। अब ये 6 जो है वो कोई भी यूनिट हो सकता है इसका, 6 मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली जो है वो रिपीटेड रिलैक्सेशन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो है वो डायरेक्ट एल्गोरिथम जो है वो काम करेगा। आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। एक तो ये है कि मैंने ये डिस्कस किया कि शॉर्टेस्ट पाथ के डिफरेंट वेरिएंट्स कितने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो मैंने ये डिस्कस किया कि डायरेक्ट एल्गोरिथम जो है वो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं अगर नेगेटिव एज वेट्स जो है वो ग्राफ के अंदर नहीं है, और यही एल्गोरिथम जो है वो सेम एफिशिएंसी के साथ पहले तीनों वेरिएंट के लिए एप्लीकेबल है, बशर्ते कि नेगेटिव एज वेट्स ग्राफ में नहीं है।
ठीक है। अब इसके बाद साथ साथ मैंने ये भी बताया कि अगर नेगेटिव एलिवेट्स होंगे तो हम बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम जो है वो अप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्योंकि हमने डायरेक्शनल एल्गोरिथम पढ़ना है तो डायरेक्शनल एल्गोरिथम के को देखने के लिए हमने बहुत सी बातों का तज़किरा किया। हमने ये कहा कि ये ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करता है, हमने ये कहा कि वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर अप्लाई होता है और नेगेटिव एलिवेट्स को डील नहीं करता, नॉन नेगेटिव एलिवेट्स को डील करता है। और उसके बाद हमने ये कहा कि इसमें बेसिकली जो मेन प्रोसेस होता है वो होता है रिपीटेड रिलैक्सेशन। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो डायरेक्शनल एल्गोरिथम जो है वो आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड पे आपको गिवन ग्राफ के ऊपर रिलैक्सेशन प्रोसीजर समझाया, उसी के मुताबिक जो है फाइनल जो पिक्चर है रिजल्टेंट ग्राफ की वो आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रही है। ठीक है, अब रिलैक्सेशन प्रोसीजर का जो सूडो कोड है वो मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको बात जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। अगर सूडो कोड को देखें बिल्कुल सिंपल है। इसमें एक इफ स्टेटमेंट है जिसके मुताबिक हम जो है सोर्स वर्टेक्स का एस्टिमेटेड डिस्टेंस लेते हैं और उसको ऐड करते हैं वेट ऑफ द एज बिटवीन यू एंड वी। और अगर ये सम जो है वो डेस्टिनेशन वर्टेक्स के एस्टिमेटेड डिस्टेंस से कम हो तो फिर हम रिलैक्स कर देते हैं और डेस्टिनेशन वर्टेक्स का एस्टिमेटेड डिस्टेंस जो है वो इन दोनों का सम रख देते हैं। और जो डेस्टिनेशन वर्टेक्स है उसका प्रेडिसेसर यू को सेट कर देते हैं, यानी सोर्स वर्टेक्स।